नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर जारी रहेगी चर्चा। गृह मंत्री पेश करेंगे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक। वहीं राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध। झारखंड में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा गिरफ्तार। बेसरा पर झारखंड, उड़ीसा और बिहार में दर्ज हैं कई मामले। विदेशी निवेशकों को भाया भारतीय बाजार। भारत ने एफडीआई के मामले में बनाया नया रिकॉर्ड। नेट एफडीआई बढ़कर 6.95 अरब डॉलर पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की पैरवी की। चुनिंदा देशों के संकीर्ण हितों को बताया सुधार में सबसे बड़ी बाधा। और राष्ट्रमंडल खेलों में हरजिंदर और गुलबीर ने जीता रजत। पुरुष 10,000 मीटर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने गुलबीर। मुक्केबाजों ने 3 और पदक किए पक्के। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। विधेयक पर मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद चर्चा की शुरुआत हुई थी। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता वाला है। विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अब तक कई सांसदों ने अपने विचार रखे। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के साथ ही लोकसभा की कार्यसूची में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। साथ ही आज गृह मंत्री अमित शाह जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। आखिर जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2026 की क्या कुछ खासियत है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। जहां आपको बता दें कि लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश करने की पूरी तैयारी है। लोकसभा में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन में देरी होगी तो अब वो भारी पड़ती हुई नजर आएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज सदन में इस बिल को पेश करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़ा बदलाव इसके जरिए किया जाएगा। 2 साल से ज्यादा देरी होने पर कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी, ये कंपलसरी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसकी अनुमति देंगे। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट से इसकी मंजूरी दी जाती है। 1 से 2 साल की देरी पर पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन से पहले दस्तावेजों का सत्यापन जो है वो भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति देरी से आवेदन करता है तो उस पर जो निर्धारित शुल्क है वो भी लगाया जाएगा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर देरी से आप इसको रजिस्टर कराते हैं तो। और साथ ही समय पर रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसके जरिए फर्जी रजिस्ट्रेशन पर भी लगाम लगाने की पूरी तैयारी है। वहीं इस विधेयक के जरिए यह सुनिश्चित होगा कि हर आवेदन का कड़ा सत्यापन अनिवार्य होगा। बिना जांच देरी से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। और इसके साथ ही फर्जी रजिस्ट्रेशन और झूठे दावों पर भी तत्काल रोक लगेगी। 2 साल बाद के मामलों पर न्यायिक निगरानी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी कोर्ट की मंजूरी के बाद ही, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा। और सिविल रिकॉर्ड्स की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी। खासतौर पर अगर हम देखें तो जो असल मामले हैं उनके लिए जो कानूनी रास्ता है वो हमेशा खुला रहेगा। हालांकि उसके लिए थोड़ा शुल्क जरूर लगेगा। समय पर रजिस्ट्रेशन को इसके जरिए बढ़ावा मिलेगा और सरकार का कहना है कि नया सिस्टम और ज्यादा पारदर्शी होगा।
राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक को उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के चलते अब तक विधेयक पर चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भावी कार्य एजेंडे की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को और तेज करना था। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मजबूत टीम भावना विकसित करने पर जोर देते हुए अधिकारियों से साझा उद्देश्यों के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की कार्यगत बाधाओं को समाप्त करना आवश्यक है, ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और एकीकृत परिणाम दे सकें। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अब दाखिल कर दी है। आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूत नष्ट करने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 अहम साक्ष्य शामिल किए हैं। सभी 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसी ने 12 मई 2026 को मामला दर्ज करने के बाद 92 ठिकानों पर छापेमारी की और डिजिटल उपकरणों समेत कई अहम साक्ष्य बरामद किए। सीबीआई के मुताबिक पेपर लीक के स्रोत से लेकर लाभार्थी अभ्यर्थियों तक की पूरी कड़ी का खुलासा किया गया। मामले में एनटी की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 3 विषय विशेषज्ञों समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान आरोपियों के बैंक खाते, लॉकर और डीमैट अकाउंट भी फ्रीज किए गए। सीबीआई ने कहा कि मामले में आगे की जांच और फोरेंसिक विश्लेषण जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बिहार लोक सेवा आयोग की टियर 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने इस पूरे मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान डॉक्टर मनीष कुमार के रूप में हुई और जो एक एमबीबीएस डॉक्टर है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी इस मामले में गैर नामजद अभियुक्त था, लेकिन जांच के दौरान उसकी भूमिका सामने आने के बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की मित्रता इस मामले के मुख्य सरगना संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव से थी। आरोप यह भी है कि इसी नेटवर्क के माध्यम से टीआरई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले उपलब्ध कराने की साजिश रची गई थी। इस चर्चित मामले में अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को पिछले सप्ताह कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। अब बात झारखंड की, जहां जारी नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बैसरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिसिर बैसरा टॉप नक्सलियों में शामिल है। सुरक्षा बलों ने उसके 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया है और इन सभी से गहन पूछताछ कर नक्सली नेटवर्क और हथियार सप्लाई चेन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा रही है। नक्सली मिसिर बैसरा लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था और उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित था। मिसिर बैसरा पर झारखंड, उड़ीसा और बिहार राज्य में दर्जनों मामले दर्ज हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या डीआरडीओ से जुड़े कथित डेटा लीक की एक रिपोर्ट के बाद रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संबंधित एजेंसियों की विस्तृत जांच में किसी भी सक्रिय साइबर हमले, नेटवर्क में सेंध या डाटा चोरी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। मंत्रालय के अनुसार जिस डाटा के लीक होने का दावा किया जा रहा है वो ज्यादातर पुराना, गैर गोपनीय और वर्तमान में अप्रासंगिक है। मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि कुछ शरारती तत्व पुराने दस्तावेजों को नया और संवेदनशील बताकर भ्रम फैलाने और आर्थिक लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश में 94.84 अरब डॉलर का सकल एफडीआई आया, जबकि नेट एफडीआई बढ़कर 6.95 अरब डॉलर हो गया। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि साल 2022 में लागू उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों के बाद भारतीय कंपनियां विदेशों में अपने कारोबार का विस्तार कर रही हैं, जिससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ रही है और लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। पंकज चौधरी ने कहा कि विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की बढ़ती वापसी इस बात का संकेत है कि भारत न केवल विदेशी पूंजी आकर्षित कर रहा है, बल्कि निवेशकों को बेहतर प्रतिफल भी दे रहा है। इससे भारत की छवि वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में और मजबूत हुई। उन्होंने बताया कि यूएनसीटीएडी की नवीनतम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक एफडीआई रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगाते हुए 13वें से 11वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। साल 2025 में भारत को 38.89 अरब डॉलर का एफडीआई प्रभाव मिला, जबकि साल 2024 में यह 27.09 अरब डॉलर था। तो ग्लोबल मार्केट में भारत का डंका जो है वो बजता हुआ नजर आया, जहां पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था का डंका बज रहा है। ग्लोबल एफडीआई रैंकिंग में लंबी छलांग जो है वो भारत की तरफ से लगाई गई है। एफडीआई में ये नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया और वैश्विक रैंकिंग में भारत ने ये छलांग लगाई, जहां 13वें पायदान पर पहले भारत था, लेकिन अब 13वें पायदान से सीधा 11वें पायदान पर भारत आ चुका है। यूएन की अंकटायर्ड रिपोर्ट में ये डंका बजा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। दरअसल जून 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई और ये वृद्धि मई 2026 के 5.1% की तुलना में ज्यादा है, जो इस बात का संकेत है कि देश में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार तेज हुई है। जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 123.1 रहा, जबकि जून 2025 में ये 114.7 था। यानी एक साल में औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। और इसी के साथ अगर अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र ने सबसे अहम भूमिका इसमें निभाई है अपनी। इस क्षेत्र में 7.8% की वृद्धि दर्ज हुई है, तो वहीं बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली, जो सभी प्रमुख क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में 6.1%, जबकि खनन और उत्खनन क्षेत्र में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भीतर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। 23 में से 19 इंडस्ट्री ग्रुप्स ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की और इनमें सबसे बेहतर प्रदर्शन विद्युत उपकरण निर्माण क्षेत्र का रहा, जहां 34% की वृद्धि हुई। इसके बाद मोटर व्हीकल, ट्रेलर और सभी ट्रेलर निर्माण में 17.5% तथा खाद्य उत्पाद निर्माण में 10.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी ने वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक का सबसे ज्यादा 10,177 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया। इस दौरान आरआरबी के वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार भी देखने को मिला। सकल एनपीए घटकर 5.4% रह गया, जबकि बैंकों की नेटवर्थ बढ़कर 74,086 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि पूंजी पर्याप्तता, जमा ऋण वितरण, एनपीए और क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात जैसे प्रमुख वित्तीय मानकों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ। पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार नियमित रूप से आरआरबी के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर रही है। इसके साथ ही तकनीकी उन्नयन, एमएसएमई, कृषि और रिटेल क्षेत्र में ऋण विस्तार तथा ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में वित्तीय समावेशन को और मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।
और वहीं देश में ऑटोमोबाइल विनिर्माण और इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना ने तय समय से पहले ही निवेश का लक्ष्य पार कर लिया है। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च 2026 तक ऑटो PLI योजना के तहत 44,326 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो मार्च 2027 तक के 42,500 करोड़ रुपए के निर्धारित लक्ष्य से भी ज्यादा है। मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम बंगाल में फेम 2 योजना के तहत मंजूर 482 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों में से 463 स्टेशन चालू हो चुके हैं। तो वहीं देश भर में सार्वजनिक EV चार्जिंग ढांचे के विस्तार के लिए फेम 2 योजना के तहत 912.5 करोड़ रुपए और PM E-ड्राइव योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। और इसी बीच न्यूज एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब मौसम की। दरअसल देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है और कहीं ये बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आ रही है तो कहीं मुश्किलें भी बढ़ा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में कल और 31 जुलाई को भारी बारिश की आशंका है। और इस बीच ओडिशा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश को देखते हुए मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों के लिए रेड अलर्ट तथा राज्य के अन्य 22 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और आपदा राहत दलों को भी तैनात कर दिया है। भद्रक जिले में एहतियात के तौर पर आज स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही लोगों से सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए कई बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया। इसके लिए बाढ़ से हुई मौतों के मामलों में पोस्टमार्टम की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और वहीं जो लोग 30 दिनों से ज्यादा समय से लापता हैं, उनके परिवारों को भी निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद 4 लाख की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को अतिरिक्त 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इससे परिवारों को मिलने वाली कुल आर्थिक सहायता 9 लाख रुपए हो जाएगी। सरकार ने गंभीर रूप से प्रभावित 1 लाख से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों को तत्काल जरूरतों के लिए 15,000 रुपए की नकद सहायता देने की भी घोषणा की है। तो ऐसे में असम बाढ़ की जब हम बात करें तो सरकार का जो बड़ा राहत पैकेज है उसका ऐलान किया गया और बाढ़ में मौत पर 4 लाख अनुग्रह राशि और लापता लोगों के परिजनों को भी राहत कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दी जाएगी। हालांकि जो इसके लिए जो नियम है उनको आपको पूरा करना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को लेकर भारत ने एक बार फिर से जोरदार पैरवी की है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर सरकारी वार्ता यानी IGN की बैठक में भारत ने कहा कि दुनिया अब और इंतजार नहीं कर सकती। भारत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा परिषद को प्रभावी और समकालीन बनाने के लिए समयबद्ध टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन शुरू किए जाने चाहिए और सुधारों के तहत स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्यता का विस्तार होना चाहिए। Every session that we spend regurgitating our positions from the comfort of New York, the hope for a fit-for-purpose UN grows weaker in the real world. There is a palpable sense of disappointment among member states and global citizenry regarding the inability of the Security Council to meaningfully intervene in conflicts across the globe. The need for comprehensive UN Security Council reforms cannot be more pronounced and more urgent. It cannot be held hostage by the narrow, divisive interests of a select few member states. The path to securing such reforms is clear. Text-based negotiations with clearly defined timelines and milestones. The outcome of such a genuine effort must lead to an expansion in both categories with greater representation of the Global South. India stands fully ready to contribute to this endeavor. It is our sincere hope that the 81st IGN session would mark a new beginning on this count. और अब राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ी हुई खबरों पर डालते हैं नजर। भारत के गुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेल में पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उन्होंने 27 मिनट में 49.78 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। 2022 एशियन गेम्स में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीत चुके गुलवीर सिंह का राष्ट्रमंडल खेलों में यह पहला पदक है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलन का शानदार प्रदर्शन जारी है, जहां भारत की अनुभवी वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारत के लिए मौजूदा खेलों में भारोत्तोलन का 7वां पदक भी दिलाया। 29 वर्षीय हरजिंदर ने प्रतियोगिता के दौरान अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हां, आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के अनेक शहरों में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। ये दिन वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। इस दिन श्रद्धालु गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। मंदिर, मठ और आश्रमों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर दुनिया भर में बाघों के संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के जरिए बाघों की संख्या बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। आखिर कैसे संरक्षण की इस मुहिम की बदली तस्वीर आपको छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ, तापस भट्टाचार्य की इस रिपोर्ट के साथ। इसी के साथ दीजिए नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस वो दिन जो हर साल 29 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका मकसद साफ है, बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और इस शानदार जीव को विलुप्त होने से बचाना। ये दिन हमें उस वन्य जीव की याद दिलाता है जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। 1900 के शुरुआती वर्षों में एशिया के जंगलों में 1 लाख से अधिक बाघ स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। आज इनमें से 95% से अधिक बाघ हम खो चुके हैं। शिकार, प्राकृतिक आवास का खत्म होना और अवैध वन्य जीव व्यापार बाघों की आबादी के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे का बड़ा कारण है। 2006 तक भारत के जंगलों में केवल 1411 बाघ बचे थे। ये संख्या आजादी के समय मौजूद लगभग 40,000 बाघों की तुलना में एक चिंताजनक गिरावट थी। 1972 में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई।
इसकी शुरुआत 9 बाघ संरक्षित क्षेत्रों यानी रिजर्व्स के साथ हुई और शुरुआती दौर में इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए। लेकिन शिकार, कमजोर निगरानी व्यवस्था और आंकड़ों के गलत संग्रह के कारण कई चुनौतियां सामने आईं। 2006 में इस परियोजना को एक व्यापक पारिस्थितिकी आधारित दृष्टिकोण के साथ फिर से मजबूती से शुरू किया गया। इसके बाद इसके परिणाम सामने आने लगे। 2022 तक भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो गई, जो 58 बाघ संरक्षित क्षेत्रों में फैली हुई है और ये बाघ संरक्षित क्षेत्र 82,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हैं। बाघ केवल राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षक भी हैं। बाघ जंगलों के संतुलन को बनाए रखते हैं और जैव विविधता की भी रक्षा करते हैं। लेकिन खतरे अब भी मौजूद हैं। प्राकृतिक आवास का नुकसान, अवैध शिकार, मानव वन्यजीव संघर्ष और जंगल के कमी होने जैसी चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। कुल मिलाकर कहें तो बाघ है, जंगल है, जैव विविधता है, पर्यावरण है, तभी हम संरक्षित हैं। आइए इस इंटरनेशनल टाइगर डे पर यह संकल्प लें कि हम इनकी प्राकृतिक आवासों को बचाएंगे और इन्हें संरक्षण देंगे। तपस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।